आपका स्टडी अड्डा प्रो में स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करेंगे जिसने भारत की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूरोपियों के भारत आगमन की। चलिए समझते हैं कि वो आए क्यों, किस क्रम में आए और इसका नतीजा क्या निकला। अच्छा, भारत में यूरोपियन क्यों आए, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब यूरोप में उस वक्त 14वीं से 16वीं सदी के बीच वहां कुछ ऐसा चल रहा था जिसने पूरी दुनिया में खोजकर्ताओं की एक लहर सी पैदा कर दी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो माहौल था क्या। देखिए, उस दौर में यूरोप में ना दो बड़े बदलाव आ रहे थे। एक तो था वैचारिक, जिसे हम पुनर्जागरण या रिनेसांस कहते हैं। मतलब लोगों ने पुरानी बातों पर आंख बंद करके यकीन करने के बजाय तर्क से सवाल पूछकर दुनिया को समझना शुरू कर दिया। और दूसरा था टेक्नोलॉजी का। जानते हैं, बेहतर जहाज बनने लगे थे और कुतुबनुमा यानी कॉम्पास जैसी चीजों ने नाविकों को हिम्मत दी कि वो अब खुले समंदर में भी उतर सकते हैं। तो यूरोप नई खोजों के लिए एक तरह से तैयार था। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। एक ऐसी घटना हुई जिसने सदियों पुराने व्यापार के रास्ते पर मानो एक दीवार ही खड़ी कर दी। और यही वो मोड़ था जिसने उन्हें नए रास्ते खोजने पर मजबूर कर दिया। वो घटना थी 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन। समझिए कि ये शहर यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का मेन गेटवे था। अब जब इस पर तुर्कों का कब्जा हो गया तो उन्होंने ये रास्ता लगभग बंद ही कर दिया। मसालों जैसे कीमती सामान पर अपनी पूरी मोनोपोली बना ली। अब तो यूरोप के पास कोई चारा ही नहीं था। भारत पहुंचने के लिए उन्हें एक नया रास्ता खोजना ही पड़ा। कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो कई और खुल जाते हैं। बस यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक रास्ता क्या बंद हुआ, नए रास्तों की तलाश शुरू हो गई। और ये वो दौर था जब साहसी नाविक अनजान समंदरों में निकल पड़े। और इस खोज ने सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। और इसी खोज की कोशिश में 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस निकले तो थे भारत की खोज में, लेकिन पहुंच गए एक बिल्कुल नए महाद्वीप जिसे आज हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। अब इस नई दुनिया की खोज ने स्पेन और पुर्तगाल के बीच एक होड़ सी लगा दी। सोचिए, मामला इतना बढ़ गया कि 1494 की टार्डेसिलस संधि में उन्होंने पूरी दुनिया को ही आपस में बांट लिया। पश्चिम का हिस्सा स्पेन का और पूरब का पुर्तगाल का। और फिर पुर्तगाल की तरफ से हुई वो ऐतिहासिक यात्रा जिसका सबको इंतजार था। साल था 1498, जब वास्को डी गामा ने अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी सिरे का चक्कर लगाते हुए भारत तक का सीधा समुद्री रास्ता खोज निकाला। ये यूरोप के लिए भारत के खजाने तक पहुंचने का एक बिल्कुल नया दरवाजा था। तो पुर्तगालियों ने रास्ता तो खोल दिया, और फिर क्या था, पूरे यूरोप में भारत पहुंचने की एक रेस सी लग गई। लेकिन इस दौड़ में कौन कब आया, ये क्रम जानना खासतौर पर परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए उनके आने का सही क्रम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैदान में उतरे पुर्तगाली, उनके ठीक पीछे पीछे आए डच, फिर आए ब्रिटिश, उनके बाद डैनिश और आखिर में इस होड़ में शामिल हुए फ्रेंच। पर यह सिर्फ व्यापार की दौड़ नहीं थी, ये सत्ता की भी दौड़ थी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, इस लंबी रेस में आखिरकार ब्रिटिश ही जीते। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन आया और कब आया। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर वो क्या वजह थी जो इन सभी को हजारों मील दूर भारत तक खींच लाई। चलिए इन कारणों को समझते हैं और अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसे जल्दी से दोहरा लेते हैं। देखिए, इन सभी की यात्रा के पीछे मोटे तौर पर 4 बड़े कारण थे। पहला और सबसे बड़ा था आर्थिक कारण, मतलब भारत के मसालों का जबरदस्त व्यापार और उससे होने वाला भारी मुनाफा। दूसरा था धार्मिक, अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तीसरा था प्रतिष्ठा, मतलब अपने देश का झंडा दुनिया में फहराना और राष्ट्र का गौरव बढ़ाना। और चौथा, जो बहुत जरूरी था, वो था शाही सहयोग। इन यात्राओं को उनके राजाओं और सरकारों से पूरी मदद मिली थी। तो चलिए परीक्षा के लिए इन जरूरी बातों को एक बार फिर से दिमाग में बिठा लेते हैं। 4 बहुत ही महत्वपूर्ण साल हैं। 1453 जब कुस्तुनतुतिया का पतन हुआ और नए रास्तों की खोज शुरू हुई। 1492 कोलंबस ने अमेरिका खोजा। 1494 टार्डेसिलस संधि जिससे दुनिया बढ़ गई। और 1498 जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा। और हाँ, इनके आने का क्रम याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, PDBDF, यानी पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रेंच। इसे याद रखने के लिए आप PD's बिग डॉग F जैसा कोई मजेदार वाक्य भी बना सकते हैं। भारत में यूरोपीय आगमन, पुर्तगाली। आज हम उस दौर की बात करेंगे जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी।
हम जानेंगे भारत में सबसे पहले कदम रखने वाले यूरोपीय यानी पुर्तगालियों की कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन से। इस दौर में जैसा कि हम जानते हैं पुर्तगाली सबसे आगे थे। आइए देखते हैं कि उनकी ये नई शुरुआत आखिर थी कैसी। जरा सोचिए, साल था 1498 और तारीख थी 20 मई। वास्को डी गामा नाम का एक पुर्तगाली नाविक एक गुजराती पायलट अब्दुल मजीद की मदद से भारत के कालीकट तट पर उतरता है। वहां के स्थानीय शासक जमूरिन ने उनका स्वागत तो किया, पर असली खेल तो कुछ और ही था। इस एक यात्रा का नतीजा ये निकला कि सारा खर्च निकालने के बाद भी उन्हें 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। बस यही वो चिंगारी थी जिसने एक बड़ी आग को जन्म दी। अब इतना जबरदस्त मुनाफा देखने के बाद पुर्तगालियों के इरादे सिर्फ व्यापार तक तो सीमित रहने वाले नहीं थे। उन्होंने भारत में एक मजबूत साम्राज्य खड़ा करने का सपना देखना शुरू कर दिया। तो सवाल यह है कि उन्होंने इस सपने को हकीकत में कैसे बदला, क्या थी उनकी रणनीति? तो सबसे पहले उन्होंने फैक्ट्री बनानी शुरू की। अब ये फैक्ट्री शब्द सुनकर आज वाली फैक्ट्रियों के बारे में मत सोचिएगा जहां कुछ बनता है। नहीं, ये असल में किलेबंद गोदाम हुआ करते थे जहां वो अपना व्यापार का सारा सामान सुरक्षित रखते थे। इसी रणनीति पर चलते हुए उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में खोली और उसके ठीक 2 साल बाद 1505 में दूसरी फैक्ट्री कन्नौर में स्थापित की। इसके बाद आए भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इनका दिमाग बड़ा तेज था। इन्होंने अपनाई ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसका सीधा सा मतलब था जमीन पर नहीं समुद्र पर राज करो। और ये राज किया कैसे? कार्टेज व्यवस्था के जरिए। मतलब अगर किसी भी देश के जहाज को हिंद महासागर से गुजरना है तो उसे पुर्तगालियों से एक परमिट लेना ही पड़ेगा। ये समुद्र पर अपना हक जताने का एक तरीका था। लेकिन समुद्र पर कब्जा करना इतना आसान भी नहीं था। 1508 में चौल की लड़ाई में अल्मेडा को संयुक्त मुस्लिम बेड़े के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। ये एक बड़ा झटका था, पर अल्मेडा ने हिम्मत नहीं हारी। ठीक अगले ही साल 1509 में दीव की लड़ाई में उसने जबरदस्त वापसी की और ऐसी जीत हासिल की जिसने हिंद महासागर पर पुर्तगाली नौसेना की ताकत का लोहा मनवा दिया। अल्मेडा के बाद जो गवर्नर आए अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, उन्हें ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ समुद्र पर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी पुर्तगाली ताकत को स्थापित किया। 1510 में गोवा को जीतना उनका सबसे बड़ा और सबसे अहम कदम था। इसके अलावा उन्होंने व्यापार के मुख्य रास्तों मलक्का और होर्मुज पर भी कब्जा किया और सती प्रथा पर रोक जैसे सामाजिक सुधार भी किए ताकि स्थानीय लोगों से बेहतर संबंध बना सकें। इस साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया नीनो डी कुन्हा ने। उनका सबसे महत्वपूर्ण काम था राजधानी को कोचीन से गोवा बदलना। इस एक कदम ने गोवा को आने वाले कई सालों तक पुर्तगाली शक्ति का केंद्र बना दिया। इतना ही नहीं, 1534 में उन्होंने गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ एक संधि करके अपने साम्राज्य का और विस्तार किया। पुर्तगाली सिर्फ शासक और व्यापारी बनकर ही नहीं रहे, उन्होंने भारत की संस्कृति और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि उनका योगदान और प्रभाव क्या था। ये जानकर शायद आपको थोड़ी हैरानी हो, लेकिन आज जो आलू, टमाटर और मिर्च हम इतने शौक से खाते हैं, ये सब पुर्तगालियों की ही देन है। जी हाँ, तंबाकू और पपीता जैसी फसलें भी उन्हीं के साथ भारत आईं। और सिर्फ फसलें ही नहीं, उन्होंने जहाज बनाने की तकनीक में भी बड़े सुधार किए। जैसे जहाज़ों में लोहे के लंगर का इस्तेमाल उन्हीं ने शुरू करवाया। उनका सांस्कृतिक प्रभाव भी जबरदस्त था। सोचिए, 1556 में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में उन्होंने ही लगाई थी। उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। आज हम जो पुरानी इमारतों में गॉथिक वास्तुकला देखते हैं, वो भी उन्हीं की देन है। यहां तक कि बरामदा जैसा आम सा शब्द भी असल में पुर्तगाली भाषा से ही आया है। इसके साथ ही उन्होंने मिश्रित विवाह को भी बढ़ावा दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर उदय का एक अस्त भी होता है। एक समय पर हिंद महासागर पर राज करने वाली पुर्तगाली शक्ति का भी पतन हुआ। तो अब हम समझेंगे उनके पतन के कारणों को। तो आखिर इतनी मजबूत शक्ति का पतन हुआ कैसे? देखिए, इसके कई कारण थे। पहला, उनकी कट्टर धार्मिक नीतियों ने स्थानीय लोगों को नाराज कर दिया। दूसरा, उन्हें ब्राजील की खोज के बाद वहां ज्यादा दिलचस्पी हो गई, तो उनका ध्यान भारत से हटने लगा। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण था डच और अंग्रेजों की बढ़ती नौसैनिक शक्ति। 1612 में स्वालिया में अंग्रेजों से मिली हार और 1661 में बॉम्बे को इंग्लैंड को दहेज में दे देना, ये घटनाएं उनके पतन का प्रतीक बन गईं। चलिए, अब परीक्षा के लिहाज से इस पूरे अध्याय पर एक तेज नजर डाल लेते हैं ताकि सारे जरूरी तथ्य आपको याद रहें।
तो जल्दी से दोहराते हैं मुख्य घटनाएं। 1498 वास्को डी गामा का आगमन, 1503 पहली फैक्ट्री की स्थापना, 1510 गोवा पर विजय, 1530 गोवा का राजधानी बनना, 1556 पहली प्रिंटिंग प्रेस और 1661 बॉम्बे का दहेज में जाना। और हाँ, उनके मकसद को याद रखने का एक आसान फॉर्मूला है 3 G's। गोल्ड यानी व्यापार से पैसा कमाना, ग्लोरी यानी अपना प्रभुत्व स्थापित करना और गॉड यानी अपने धर्म का प्रचार करना। तो ये थी भारत में पुर्तगालियों के आने, उनके साम्राज्य बनाने और फिर उनके पतन की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। स्टडी अड्डा प्रो के साथ सीखते रहें। आज हम यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। यह इस श्रृंखला का दूसरा भाग है। तो चलिए अपनी आज की चर्चा शुरू करते हैं डच लोगों से। देखते हैं कि भारत में उनका सफर कैसा रहा और उनका अंत कैसे हुआ। बात है साल 1605 की। डचों ने भारत में अपना पहला बड़ा कदम रखा। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के शासकों से इजाजत ली और मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोल दी। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। बहुत जल्द उन्होंने सूरत और कोची जैसे बड़े व्यापारिक सेंटर्स पर भी अपना दबदबा बना लिया। लेकिन भारत में डचों का राज ज्यादा दिन नहीं चल सका। 1759 में हुई बेदारा की लड़ाई उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस जंग में अंग्रेजों ने उन्हें ऐसी करारी शिकस्त दी कि भारत में उनकी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो डचों के पतन के बाद मैदान में एक नई और ज्यादा ताकतवर शक्ति का उदय हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आइए अब देखते हैं कि कैसे इस कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना जाल बिछाया। देखिए, अंग्रेजों के लिए भी शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। उन्हें भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन 1612 में स्वाली की लड़ाई में जब उन्होंने पुर्तगालियों को हराया तो उस वक्त के मुगल बादशाह जहांगीर उनसे काफी इम्प्रेस हुए। ये उनकी पहली बड़ी कामयाबी थी और इसी जीत का नतीजा ये हुआ कि 1613 में जहांगीर ने उन्हें सूरत में अपनी परमानेंट फैक्ट्री बनाने की परमिशन दे दी। इसके बाद तो सर टॉमस रो जैसे चालाक अंग्रेजों ने मुगल दरबार में अपना असर बढ़ाया और आगरा, अहमदाबाद और भरूच जैसे शहरों तक अपनी पहुंच बना ली। फिर आया साल 1639। फ्रांसिस डे नाम के एक अंग्रेज ने एक बहुत ही बड़ा दाव खेला। उन्होंने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को लीज पर ले लिया और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक मजबूत किला बनवाया। और जानते हैं, यही किला आगे चलकर दक्षिण भारत में अंग्रेजों का हेडक्वार्टर बना। ये बात तो और भी दिलचस्प है। 1668 में अंग्रेजों को बॉम्बे शहर सिर्फ 10 पाउंड सालाना किराए पर मिल गया था। सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात थी ये। इतना ही नहीं, यहाँ जो सिक्के ढाले जाते थे उन्हें पूरे मुगल साम्राज्य में मान्यता मिली, जिससे उनका व्यापार और भी चमक गया। अब रुख करते हैं पूर्वी भारत की ओर। 1698 में कंपनी ने 3 छोटे छोटे गांवों सुतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी हासिल कर ली और इन्हीं 3 गांवों को मिलाकर बना आज का हमारा विशाल शहर कलकत्ता। यहीं पर उन्होंने अपना मशहूर फोर्ट विलियम भी बनवाया था। साल 1717 तो अंग्रेजों के लिए जैसे कोई जैकपॉट लग गया हो। मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने एक शाही फरमान जारी कर दिया। इस फरमान ने कंपनी को बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने की खुली छूट दे दी। इससे उनकी आर्थिक शक्ति में जबरदस्त उछाल आया। तो जैसा कि इस टाइमलाइन में साफ दिख रहा है, अंग्रेजों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत धीरे धीरे पूरे भारत में अपने पैर पसारे। सूरत से कहानी शुरू हुई और मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता होते हुए शाही फरमान ने तो उनकी ताकत को चरम पर पहुंचा दिया। पर ठहरिए, इस दौड़ में अंग्रेज अकेले नहीं थे। 2 और यूरोपीय ताकतें भी भारत में अपनी किस्मत आजमाने आई थीं, फ्रांसीसी और डेनिश। चलिए अब जरा उनकी कहानी भी जान लेते हैं। फ्रांसीसी इस रेस में थोड़ा लेट आए। उन्होंने 1664 में अपनी कंपनी बनाई, लेकिन तब तक तो अंग्रेज और डच यहाँ अच्छी तरह से जम चुके थे। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में खोली। पांडिचेरी और चंद्रनगर फ्रांसीसियों के मेन गढ़ बने। यहीं से उन्होंने भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिशें की। लेकिन उनकी यही कोशिशें उन्हें सीधे अंग्रेजों से टकराव के रास्ते पर ले गईं और यहीं से भविष्य के बड़े युद्धों की नींव पड़ी। और आखिर में बात करते हैं डेनिश कंपनी की। इनका मुख्य फोकस व्यापार से थोड़ा हटकर था। ये धर्म प्रचार और शिक्षा के प्रसार में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे।
उन्होंने कुछ फैक्ट्रियां तो खोलीं, लेकिन आखिरकार 1845 में उन्होंने अपने सारे इलाके अंग्रेजों को बेच दिए और भारत से चले गए। तो हमने इन सभी कंपनियों की कहानी तो समझ ली। अब परीक्षा के नजरिए से चलिए जल्दी से कुछ जरूरी फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं जो हमें ये सब याद रखने में मदद करेंगे। ये चार्ट बहुत काम का है। देखिए, कौन सी कंपनी कब आई, पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई और उनका हेडक्वार्टर कहाँ था, सब कुछ एक ही जगह पर साफ साफ दिख रहा है। ये तुलना करने और याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी सारी कंपनियों के आने का क्रम याद कैसे रखें? है ना मुश्किल? पर चिंता मत कीजिए, इसके लिए एक बहुत ही आसान और मजेदार ट्रिक है। बस ये एक लाइन याद रखनी है। पापा दादा इंग्लैंड देने फिर आए। देखिए, पी से पुर्तगाली, डी से डच, ई से इंग्लिश, फिर डी से डेनिश और एफ से फ्रांसीसी। है ना कमाल की ट्रिक?